Zainul Arfin from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और आज हम बात करेंगे आपकी बुक के 14th chapter की, that is biology and human welfare. In your book it is numbered as chapter number 27 and that is the last chapter of your book. तो इस chapter के brief से overview में हम ये देखेंगे कि biology किस किस तरह से हमारे काम आ रही है. बायोलॉजी का जो मेजर एम है वो यही है कि वो हमारे काम आए. सबसे पहले तो बायोलॉजी स्टडी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही है. फिर बायोलॉजिकल नॉलेज जो है वो किस तरह से हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को इम्प्रूव कर रहा है, वो हम यहाँ देखेंगे. बायोलॉजी का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो क्या है हमारे पास, वो ये है डिज़ीज़ कंट्रोल. डिज़ीज़ कंट्रोल कैसे है, उसमें वेरियस मेथड्स आ जाते हैं. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है कि किस तरह से बायोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करते हुए वैक्सीन डेवलप हुई अगेंस्ट अ लॉट ऑफ डिजीज़ेस. तो वैक्सीन और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जो है वो साथ साथ चलती है, क्योंकि वैक्सीन भी जो है एक मेथड है, प्रिवेंटिव मेथड है जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा जा सकता है. अब इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में सेवरल मेथड्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए जाते हैं डिजीज़ कंट्रोल के, यानी हर तरह का मेथड. उसमें हमारे पास ड्रग्स भी आ जाती हैं, वैक्सीन्स भी आ जाती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें आ जाती हैं. इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जो है उसका मतलब है दैट इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ डिजीज़ or diseases in a population using all relevant and appropriate methods of disease control. अब ये परफॉर्म करने के कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं. वो प्रोसीजर्स क्या हैं? वो प्रोसीजर्स हैं कि अवेयरनेस इन कम्युनिटी, कि हम अपनी कम्युनिटी में किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करते हुए अवेयरनेस क्रिएट करेंगे. हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो है सेमिनार्स वगैरह अरेंज करके वो उसके थ्रू भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. फिर हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं यानी वैक्सीनेशन कह लें, उस पर भी गौर करेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स वो मेजर्स जिससे उस डिजीज़ से बचा जा सके. फिर ड्रग ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं. जो IDM यानी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बहुत डेंजरस डिजीज़ेस हैं, इन्फेक्शियस और डेंजरस दोनों हों, उनका कंट्रोल एक सर्टेन पॉपुलेशन के अंदर. IDM में वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब वैक्सीनेशन बेसिकली है क्या? Vaccination is the administration of vaccine to stimulate the immune system of an individual to develop artificially induced active immunity against infectious diseases. कि हम आर्टिफिशियल तरीके से एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जनरेट करते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर और उस प्रोसीजर को हम कह देते हैं वैक्सीनेशन. अब वैक्सीनेशन जो है अगर हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ जाएं या उसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो एक वैक्सीन जो है वो एक इंटैक्ट चीज़ ज़रूर होती है, लेकिन उसमें आगे टाइप्स हैं. टाइप्स क्या है कि वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो सकती है. इनएक्टिवेटेड का मतलब है कि वो नॉन इन्फेक्टिव है, वो एग्जैक्टली उसी पैथोजन की एक कॉपी है लेकिन वो नॉन इन्फेक्टिव है. एक वैक्सीन जो है वो एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हो सकती है. यानी मतलब ये है कि वो उस पैथोजन का एग्जैक्ट कॉपी है लेकिन वो नॉन इन्फेक्टिव है, कि उससे डिजीज़ नहीं होगी, सिर्फ इम्यून सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा. दूसरी टाइप है अटेन्यूएटेड. अटेन्यूएटेड का मतलब ये है कि उसकी जो इन्फेक्टिविटी है, उसकी जो डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी है उसको रिड्यूस किया गया है इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स. उससे हो सकता है कि हल्का सा माइल्ड सा इन्फेक्शन भी हो लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, और वो वाला जो इन्फेक्शन होता है वो फ्यूचर में जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से आपको बचा लेता है. अब एक वैक्सीन के अंदर हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जैसे वायरल जो कोड प्रोटीन्स हैं उनको यूज़ करते हैं कि वो एग्जैक्ट उस पैथोजन से हम लोग लेते हैं और वो जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारी बॉडी को यही लगता है कि ये जो पार्टिकल आया है ये वायरस का ही हिस्सा है, और उसके अगेंस्ट वो क्या करता है कि वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है. अब जब असली वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी उस वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं. वो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन से उस वायरस को किल कर देती हैं जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होती और इंसान इन्फेक्शन से बच जाता है. तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो है वो वैक्सीनेशन काम करती है.
हमारे पास बहुत सी डिजीज़ के अगेंस्ट जो हैं वो वैक्सीन्स बन चुकी हैं। जो मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ है वो हेपेटाइटिस ए और बी है, उसके अगेंस्ट हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीन्स हैं। हमारे पास फ्लू के अगेंस्ट हैं, मीज़ल्स, मम्प्स, रुबेला, पोलियो, इन सब के लिए हमारे पास इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। अगर हम वैक्सीन को प्रिसाइजली डिफाइन करें तो वैक्सीन इज अ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट दैट कैन डेवलप इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये डिज़ीज़ की प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये जो डिज़ीज़ मैनेजमेंट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हैं। अब हमारे पास मल्टीपल डिजीज़ेज हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन्स हैं। तो जो वैक्सीन हमारे पास पोलियो के अगेंस्ट जो है अवेलेबल है, वो बेसिकली बात तो ये है कि पोलियो हमारे पास पोलियो वायरस से कॉज होता है और जो वैक्सीन है उसकी टाइप है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसे हम IPV कहते हैं, एंड देन वी हैव ओरल पोलियो वैक्सीन जिसे हम OPV कहते हैं। अब एक जो है वो लेग के मसल में या आपके आर्म में लगती है और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो ड्रॉप्स के थ्रू, जिस तरह छोटे बच्चों को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है, ये वो वाली वैक्सीन है। देन वी हैव अ वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स। अब मीजल्स क्या है? ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है और अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो 1963 से पहले ऑलमोस्ट हर बंदे को मीजल्स होते थे, लेकिन जब इसकी वैक्सीन डेवलप हो गई तो जो केसेस थे दे हैव ड्रॉप्ड बाय 99%। Why? Just because of the vaccine. अब जो मीजल्स की वैक्सीन है उसे हम MMR कहते हैं। वो वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, यानी कि उसके अंदर जो पैथोजन है वो जिंदा है लेकिन उसकी इन्फेक्टिविटी रिड्यूस हो गई है काफ़ी हद तक। और ये जो वैक्सीन है ये कॉम्बिनेशन है, तो ये 3 डिजीजेस के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला, इसीलिए हम उसको MMR कहते हैं। Then we have vaccination against hepatitis. अब hepatitis क्या है? That is the inflammation of the liver and a group of viral infections of liver. A group of क्यों? क्योंकि hepatitis A भी है, hepatitis B भी है और hepatitis C भी है। अब जो वैक्सीन हैं वो हमारे पास हेपेटाइटिस A और B के लिए अवेलेबल है। सैडली अभी तक हेपेटाइटिस C के लिए कोई बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है और बहुत से लोग सफ़र भी करते हैं इस वजह से। जो हेप A वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, वो इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है कि वो वायरस होल ही है लेकिन इनएक्टिवेटेड है। जबकि जो हेपेटाइटिस B वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन है, यानी कि वो किसी और वायरस के DNA को लेके उसमें कुछ हेप B के पार्टिकल्स जो है इनकॉर्पोरेट करके उससे वैक्सीन बनाई गई हुई है। देन वी हैव वैक्सीनेशन अवेलेबल अगेंस्ट टेटनस। अब टेटनस क्या है? टेटनस इज द पेनफुल टाइटनिंग ऑफ द मसल्स यूजुअली ऑल ओवर द बॉडी कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। अब ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होती है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि मसल्स टाइट हो जाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है या बहुत कॉमन सी चीज़ है वो ये नज़र आती है कि जो जॉ के मसल्स हैं या जॉ है वो बिल्कुल टाइटली शट हो जाता है। वो बंदा कुछ बोल नहीं सकता, अपना मुंह नहीं खोल सकता, पानी नहीं पी सकता। और टेटनस जो है वो अगर 10 केसेस की बात की जाए तो हर 10 केसेस में से एक केस की डेथ होती है जो भी टेटनस से इफेक्टेड होते हैं। अब टेटनस के लिए हमारे पास जो वैक्सीन अवेलेबल है दैट इज DT, उसको हम डिफ्थीरिया टेटनस वैक्सीन कहते हैं जो कि बच्चों के लिए है, और उसका एक और वर्जन अवेलेबल है दैट इज TD और वो हम एडल्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। डिजीज़ कंट्रोल के साथ साथ या वैक्सीनेशन के साथ साथ बायोलॉजी का जो रोल है वो हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। ये उन लोगों की बात हो रही है जो हमारे और आप जैसे कॉमन लोग हैं, या फिर जिस तरह फार्मर्स हैं, वो लोग जो फार्मिंग करते हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की। तो उसमें हम पहले बात कर लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या है? दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच वन केयर्स फॉर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक में क्या आ जाता है? भैंसें आ जाती हैं, गाय आ जाती हैं, भेड़ बकरियां आ जाती हैं। अब इनको खिलाना पिलाना, इनकी डाइट का ख्याल रखना, उन्हें पानी देना, वो जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को क्लीन रखना और उन जानवरों की एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना, ये सारा कुछ जो है ये एनिमल हस्बेंड्री की टेक्निक्स के और स्किल्स के अंदर आ जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में साथ जो है ये भी एक एस्पेक्ट है कि वो जानवर जिन्होंने सेल होना है उन्हें सेल के लिए प्रिपेयर करना, या वो जानवर जिनको स्लॉटर करना है और उनका मीट हासिल करना है उनको उस प्रोसेस के लिए तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाती हैं। और ये जो है हमारी जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा चंक जो है उससे रिलेटेड है एनिमल हस्बेंड्री।
अब जो लाइव स्टॉक है वो हमारी नेशनल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वो वाइटल रोल कैसे प्ले करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लार्जली रूरल है और हमारी जो इंडस्ट्री है वो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है और एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 30 to 35 मिलियन पीपल आर रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। उसके अलावा जो लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट और मीट प्रोडक्ट्स हो गई, पोल्ट्री, एग्स, वूल एंड लेदर गुड्स, ये सारा कुछ जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत इजीली सर्कुलेट भी होता है, काम भी आता है और हम कुछ चीज़ें इसमें से एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली लेदर गुड्स। और अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हम बात करें तो लाइव स्टॉक जो है इट कंस्टिट्यूट्स 11% ऑफ जीडीपी, जो कि एक काफ़ी मेजर चंक बन जाता है। एनिमल्स के साथ साथ हमारे जो प्लांट्स हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो भी बायोलॉजी के अंडर ही आती हैं। अब उससे हमारा क्या ताल्लुक है? उससे ये ताल्लुक है जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उनको किस तरह बेहतर और अच्छे तरीके से उगाया जा सके, उनकी किस तरह से ब्रीडिंग की जा सके। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो की जाती है। उसमें से हमारे पास एक्लिमेटाइजेशन आ जाती है, सिलेक्शन आ जाती है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है और बैक क्रॉस आ जाती है। अब एक्लिमेटाइजेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर ग्रोइंग प्लेस टू अ न्यू लोकेलिटी विद डिफरेंट क्लाइमेट इज टर्म्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन एंड द एडजस्टमेंट ऑफ सच प्लांट्स टू देयर न्यू लोकेलिटी इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन को अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ का आदी हो जाना। एक सर्द मौसम से जब आप आते हैं और गर्मी में आते हैं तो शुरू में आपको गर्मी लगती है, मुश्किल होता है गुजारा करना, लेकिन ओवर टाइम आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो दूसरी जगह पे शुरू में टाइम लगता है बट ओवर टाइम कुछ टेक्निक्स और कुछ ख्याल रखने के तरीकों के थ्रू हम उनको आदी कर देते हैं उस एनवायरनमेंट का। फिर अगर हम कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे पपाया है, जो पपीता है वो हमारा अपना फ्रूट नहीं है, वो हमने वेस्ट इंडीज से लेके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। इवन सेंचुरीज अगो पोटैटो भी जो है वो यहाँ पे ग्रो नहीं करता था, वो भी साउथ अमेरिका से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसी तरह और फ्रूट्स भी हैं, डेट पाम और जो कस्टर्ड एप्पल है, ये सारी चीज़ें, इवन टी जो है हमारे कॉन्टिनेंट में नहीं थी, ये सारी चीज़ें बाहर से इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। फिर वी हैव सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है पिकिंग अप द बेटर वंस आउट ऑफ द एंटायर क्रॉप एंड रिप्रोड्यूसिंग देम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी हम ऐसे प्लांट्स जिनमें अच्छी और हेल्दी किस्म की ट्रेट्स पाई जाती हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं और आर्टिफिशियल कंडीशंस में या कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम उनको ग्रो कराते हैं, सो दे आर फेवर्ड फॉर रिप्रोडक्शन और उन जैसे हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं बाद में। Then we have hybridization, the technique of introducing characters of two desirable species into a single offspring by means of artificial fertilization। यानी हम ये करते हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स में से अच्छी वाली ट्रेट्स लेते हैं और उसको किसी एक ऑफस्प्रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसके पास दोनों अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं और इस तरह से हम उन प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास बैक क्रॉस आ जाता है। अब बैक क्रॉस का मतलब है कि क्रॉसिंग ऑफ अ हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर to their parents in order to achieve an offspring with the genetic identity closer to that of the parent। यानी कि हम एक हाइब्रिड लें और उसको क्रॉस कराएं उसकी पेरेंट जनरेशन के साथ, और अगर पेरेंट जनरेशन हमें नहीं पता तो हम जेनेटिकली सिमिलर कोई जनरेशन ले लें और उसके साथ क्रॉस कराएं। ये करने का मकसद ये है कि हम ऐसा एक प्लांट हासिल कर सकें जो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोजली जेनेटिकली रिलेटेड हो। तो इसलिए हम इसको बैक क्रॉस कह देते हैं कि हम उसको पिछली जनरेशन के साथ क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बना रहे होते हैं। अब जो माइक्रोब्स हैं वो भी बायोलॉजी का एक बहुत मेजर चंक है। माइक्रोबायोलॉजी एक पूरी बड़ी फील्ड है। जो वो माइक्रोब्स हैं उनका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन वेलफेयर में। उनका बहुत ही एक ग्रेट इम्पैक्ट है ऑन मेनी एरियाज ऑफ बायोलॉजी एंड जनरल ह्यूमन वेलफेयर। वो क्या करते हैं कि वो हमारी क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को यकीनी बनाते हैं कि कुछ चीज़ों में वो क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, कुछ में वो क्वांटिटी इंप्रूव कर देते हैं और कई जगहों पे वो अवेलेबिलिटी जो है उसको पॉसिबल बनाते हैं। वो इस तरह से कि अगर हम माइक्रोब के रोल की बात करें फूड प्रोसेसिंग में तो हम मिल्क से योगर्ट जो बनाते हैं वो माइक्रोब्स के थ्रू बनता है। हम मिल्क से जो चीज़ बनाते हैं, जो फर्मेंटेशन होती है वो भी चीज़ के थ्रू हो रही, वो भी माइक्रोब्स के थ्रू हो रही होती है। हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्मेंट करके एसिटिक एसिड और विनेगर बना सकते हैं। एसिटिक एसिड और विनेगर जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है।
फिर हम वीट और सोयाबीन को जो है फर्मेंट करके सोया सॉस बना लेते हैं। हम आटे से ब्रेड बना लेते हैं यीस्ट को यूज़ करते हुए। तो जितने भी दरमियान का जो एक मीडियम है वो सारे के सारे माइक्रोब्स हैं और उनसे हम फाइनल प्रोडक्ट्स हासिल कर रहे होते हैं। फिर हम बैक्टीरिया का जो रोल है वो सीवेज ट्रीटमेंट में जो उनका रोल है उसको हम नेगेट नहीं कर सकते। सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली होता क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटामिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड हाउस होल्ड सीवेज बोथ एफ्लुएंस एंड डोमेस्टिक वेस्ट। यानी कि जो सीवेज का पानी है और जो हमारा हाउस होल्ड डोमेस्टिक पानी है उसको नदी नालों में बहाने से पहले हम उसको ट्रीट कर लें। वो ट्रीट कैसे कर लें उसके डिफरेंट तरीके हैं। उसमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ होते हैं और कुछ जो हैं वो हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं कि उसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं वो उसको कंज्यूम कर लें या उनको ऐसी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दें जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं हैं। Then we have the role of microbes in energy production. अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं उनको हम मिथेनोजेंस भी कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके उसको मीथेन में कन्वर्ट करते हैं, यानी मीथेन गैस बना देते हैं, साथ वाटर बना देते हैं। तो और वो जो मीथेन है वो एक एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो सकती है और होती भी है। इट इज़ बीइंग डन। जो बायोगैस है हमारे पास वो इसी प्रिंसिपल पे प्रोड्यूस की जाती है और बायोगैस जो है वो प्रैक्टिकली बहुत सी जगहों पे यूज़ भी हो रही है। तो इस तरह इस पूरे चैप्टर में जो बायोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर पे जितना भी इम्पैक्ट आता है और जिस तरह से आता है वो डिस्कस हुआ है। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ ब्रीफली अच्छे से बता दूँ। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर ज़ैनुल आरफीन फ्रॉम tutoria.pk।